हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम राकेश, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। काफी दिनों के बाद क्लास स्टार्ट हुई है। इससे पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने फिशेस फिनिश्ड किया था। इसके अलावा हम लोगों ने एम्फीबिया खत्म किया था, रेप्टाइल्स खत्म किया था। आज टर्न है बर्ड का। इससे पहले हम लोगों ने कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड का मतलब ठंडे खून वाले जीवों को, जिनके पास रीढ़ की हड्डियां प्रेजेंट हों। रीढ़ की हड्डियां अर्थात हम लोग फाइलम कार्डेटा। अच्छा, आपके सेंस में जरूर आ गया होगा कि हम लोग फाइलम कार्डेटा पढ़ रहे हैं। इसका मतलब फाइलम कार्डेटा में हम लोग उन जीवों को रखते हैं, उन जीवों का अध्ययन करते हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डियां, खास करके सपोर्टिंग के लिए बोन्स प्रेजेंट होती हैं। बोन्स उन समस्त जीवों को सपोर्ट देने के लिए, खड़े रखने के लिए, स्टेबल रहने के लिए, अच्छे से चलने के लिए, मूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो उन्हीं कार्डेटा को हम लोगों ने कितने क्लासेस में बांटा था? तो 5 क्लासेस में बांटा था। पहला क्लास था फिशेस, जिसे हम कहते थे पीसेस बोला जाता था, जो मछलियों का समूह था। जब डेवलपमेंट चल रहा था, विकास चल रहा था निरंतर, तो सबसे पहले जलीय जीवों का विकास हुआ। फिर जलीय में से कुछ जीव स्थल पे धीरे धीरे आने लगे, जो जल के लिए भी और स्थल के लिए, जैसे एम्फीबिया। एम्फीबिया जल के लिए भी उपयोगी था, मतलब रह सकता था, और स्थल पे भी रह सकता था। इसके अलावा रेप्टाइल्स आए। एम्फीबिया से कुछ विकसित जीवों का समूह विकसित हुआ, जिसे हम रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जीव बोला गया। अर्थात मैंने आपको समझाया था कि रेप्टाइल्स, एम्फीबिया एंड फिशेस, ये समस्त जीव क्या है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, मतलब ठंडे खून वाले। अर्थात इनका तापमान अपने वातावरण के तापमान के साथ क्या होता है? चेंजेबल होता है। जिन जीवों का तापमान अपने वातावरण के साथ बदल जाता है, चेंज हो जाता है, उन्हें हम कोल्ड ब्लडेड, ठंडे खून वाले जीव कहते हैं। क्या आपका तापमान बदलता है? नहीं बदलता भाई। एक और बात, अगर हम पक्षी एविस की बात करें, एव्स की बात करें, वर्ग पक्षी वर्ग की बात करें, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन ये उठता है कि भाई हम लोग इतने सेंसिबल हैं, इतने डेवलप्ड हैं, अर्थ पे हमारा राज चलता है, बट हम लोग बर्ड्स की तरह फ्लाई नहीं कर सकते हैं। बर्ड फ्लाई कर सकती है, ऐसा क्यों? आप कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा, है ना? या तो अगर याद आएगा तो डिस्कशन किया जाएगा उस टॉपिक पे। क्लियर? आइए स्टार्ट करते हैं वर्ग एविस अर्थात वर्ग पक्षी। सबसे पहली पॉइंट लिखी गई है स्टडी। अच्छा, जो क्लास है मेरी मैक्सिमम क्लास बाय लैंग्वेज होती है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ने को मिलेगा। स्टडी ऑफ बर्ड मतलब पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के, आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अपनी इस नॉलेज के हिसाब से पूरे क्लास में दबदबा बना सकते हैं। आइए, स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथो का मतलब एयर में फ्लाइंग करने वाले, है ना? ऑर्निथोलॉजी इज कॉल्ड स्टडी ऑफ बर्ड, मतलब पक्षियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में होता है उसे हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। आई होप कि आप क्लियर होंगे। ऑर्निथो से एयर ही समझ लीजिए कि एयर में जो फ्लाइंग करती हैं अर्थात पक्षियां, उन्हीं का अध्ययन होता है ऑर्निथोलॉजी में। अगर हम फ्लाइंग के ऊपर ही डिस्कशन करते हुए आगे बढ़े, तो फ्लाइंग के लिए हमारे, अगर हम अपने से कंपेरिजन करते हुए और पिछले समय समस्त जीवों से कंपेरिजन करते हुए चले, तो किसी के पास विंग्स, पंख नहीं थे। ना ह्यूमन बीइंग के पास पंख है, लेकिन बर्ड्स के पास पंख है। क्या आपके सेंस में आप बताइए, अगर आपके अंदर पंख लगा दिया जाए, कि कई लोग, जो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था उसमें ये बात सडनली आ जाती है आंसर में कि सर उनके पास पंख होता है, हमारे पास पंख नहीं होता। भाई क्या आप में भी पंख ऐड कर दिया जाए, लगा दिया जाए, तो क्या आप भी उड़ सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। आप नहीं उड़ सकते हैं। समझिए इस बात को। अगर हम इनके फेदर की बात करें, पंखों की बात करें, पक्षियां कुछ जल के अंदर रहती हैं, कुछ स्थल पे रहती हैं, लेकिन जल के अंदर रहने के बाद भी उनकी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, आप सोचिए कि जो दिन रात जल के अंदर गोता लगा रही हैं, अपना भोजन बना रही हैं मछलियों से, छोटे छोटे इंसेक्ट से, उनके बॉडी का तापमान भी जल के अंदर भी इक्वल रहता, बराबर रहता है, हमारी तरह और आपकी तरह। हमारा और आपका तापमान, चाहे वो ठंडी हो चाहे गर्मी हो, कभी चेंज नहीं होता। कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? सेम ऐसे ही हमारे
बर्ड्स का भी उनके बॉडी का तापमान कभी चेंजेबल नहीं होता, चाहे वो जल के अंदर गोता लगाए, चाहे स्थल पे रहे, चाहे विंग करें, फ्लाइंग करें, चाहे बारिश में भीगे, चाहे जहां रहे, उनकी बॉडी का तापमान चेंजेबल नहीं होता। इसीलिए हम उन्हें वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। आई होप कि अब क्लियर हुआ होगा। फेदर जो होता है, फेदर अर्थात पंख, पंखों का बड़ा जबरदस्त आवरण होता है इसके ऊपर। इतने बेहतर ढंग से नेचर ने, गॉड ने अरेंज किया है कि जल के अंदर भी रहते तो इसके अंदर जो स्किन है वो गीली नहीं होती, भीगती नहीं है, आसानी से सेफ रहते हैं ये। अर्थात इनका जो फेदर होता है, पंख होता है, वो बेहतरीन ढंग से अरेंज्ड होता है। और हेल्प क्या क्या करता है, लिखा है हेल्प इन, इसका एक जो विंग होता है, पंख होता है, ये जो पंख होता है यह फॉरलिम्ब कहलाता है, अग्रपाद कहलाता है। और अग्रपाद ही विंग पंखों में परिवर्तित हो जाता है, जो फ्लाइंग के लिए, उड़ने के लिए बड़ा ही हेल्पफुल होता है। आगे बढ़ते हैं। अर्थात ये फेदर का एक भाग जो फॉरलिम्ब से होता है, ये वाला रीजन, ये विंग्स में परिवर्तित हो जाता है और उड़ने में काम आता है। और ये फेदर पूरी तरह से जो अरेंजमेंट होता है, यह इनकी बॉडी को वार्म बनाए रखता है, गर्म बनाए रखता है। आई होप कि आप एकदम क्लियर होंगे। इसी से इनकी बॉडी का टेम्परेचर कभी भी घटता बढ़ता नहीं है, हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। सेकेंड टॉपिक, त्वचा जो होती है। आप बताइए, कभी आपने कभी किसी पिजन को, किसी बर्ड को पकड़ा होगा, टच किया होगा, तो देखेंगे फेदर तो बहुत ही सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, बट उसके अंदर की जो स्किन होती है, अरे मुर्गा खाया है ना, मुर्गा जैसे ही पकड़ते हैं तो उसकी त्वचा देखते हैं सॉफ्ट होती है, कोमल होती है, एकदम लपलपी होती है, कठोर होती है, तो ढीली ढाली होती है। तो त्वचा कैसी होती है, त्वचा कोमल और ढीली ढाली होती है, जिसके ऊपर पंखों का पूरा आवरण होता है, सजा होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। तीसरी पॉइंट, अग्रपाद जो होता है, अग्रपाद को हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉरलिम्ब बोलते हैं। फॉरलिम्ब अर्थात अग्रपाद हम लोगों का हाथ है, इसे हम अग्रपाद भी बोल सकते हैं, ये अगला पैर है। और यही हम इसके पाद की बात करें तो ये है इसका फॉरलिम्ब, फॉरलिम्ब अर्थात अग्रपाद। ये जो पंखों में परिवर्तित हो जाता है, यह विंग्स में परिवर्तित हो जाता है और क्या करता है, उड़ने में सहायता प्रदान करता है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, आप बताइए, क्या उड़ते समय पक्षियां अपने पंखों द्वारा ही अपनी दिशा को निर्धारित करती हैं, कि दिशा चेंज करने में कोई और भी चीजें काम करती हैं? तो पंख होते हैं केवल फ्लाइंग के लिए, उड़ने के लिए, बट ये जो इनकी टेल्स होती हैं, इनकी जो पूंछ होती है, ये दिशा को निर्धारित करती है कि किधर घूमना है, किधर टर्न होना है, ये निर्धारित करती है। ऐसे अगर टर्न हो जाती है, पूरी पक्षी की पूरी बॉडी जिधर घूमना चाहती है उधर घूम जाती है। तो विंग्स उड़ने के लिए, टेल्स दिशा निर्धारित करती है, किधर घूमना है, किधर टहलना है, किधर जाना है। आई होप क्लियर। पक्षपाद जो होते हैं, पक्षपाद को अर्थात जो हम लोगों का निचला पैर है, उनके जो निचला पैर होता है वो स्वतंत्र होता है, इसमें कोई विंग्स, पंख नहीं होते हैं, और ये स्वतंत्र रूप से किसी चीज को पकड़ने के लिए या जब रनिंग करती हैं, दौड़ती हैं, तो उसमें मदद करता है। इनके पाद में 4-4 उंगलियां होती हैं। हमारे पास कितनी उंगलियां हैं? 5-5 हैं, लेकिन अभी ये हमसे अनडेवलप्ड है, हमसे कम विकसित हैं, तो कितनी उंगलियां? 4-4 उंगलियां उपस्थित होती हैं। हृदय की बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि आपके शरीर में हृदय के जो कोष्ठ होते हैं वो कितने होते हैं? तो आप सडनली बताएंगे, सर हमारे पास एक हृदय होता है जिसमें 4 कोष्ठ उपस्थित होते हैं। सेम एज ए, हमने जब फिशेस पढ़ा था तो उसमें 2 कोष्ठ थे। हम लोगों ने जब एम्फीबिया पढ़ा तो उसमें 3 कोष्ठ थे, 3 कोष्ठ अनडेवलप्ड थे, है ना। जब रेप्टाइल्स पढ़ा तो 4 कोष्ठ थे, बट 3 कोष्ठ पूर्ण रूप से डेवलप्ड थे, एक अनडेवलप्ड था। एक ही ऐसा रेप्टाइल्स था जो क्रोकोडाइल कहलाता है, मगरमच्छ, बस केवल उसी में 4 कोष्ठ पूर्ण रूप से विकसित थे। अब बात आती है बर्ड्स की, तो बर्ड्स रेप्टाइल के बाद आती हैं, और इनमें जो हृदय होता है वह पूरी तरह से डेवलप्ड 4 कोष्ठों में बटा होता है, अर्थात एक मनुष्य की तरह हमारा भी हृदय पूर्ण रूप से 4 कोष्ठों में बटा हुआ है। हमारा दाहिनी तरफ अगर हम अपने सीधे सीधे सेक्शन कट करके देखें, मैमेलिया में जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि अगर हम अपने हार्ट का अध्ययन करें तो देखा जाएगा
एकदम अगर सेक्शन काटें तो ऊपर का जो हमारा हार्ट होता है एकदम बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ऊपर का भाग चौड़ा होता है, नीचे का भाग सकरा होता है। चौड़े भाग को अलिंद कहते हैं और सकरे भाग को निलय कहते हैं। अगर हम उसी को एकदम एलएस सेक्शन में डिवाइड कर दें, बाईं तरफ दायां अलिंद दायां निलय और इधर बाएं तरफ बायां अलिंद बायां निलय। दाहिनी तरफ हमेशा अशुद्ध रुधिर आता है। अशुद्ध रुधिर का मतलब जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और वहां से वह शुद्ध होने के लिए फेफड़े के पास जाता है, फिर हृदय में आता है और फिर पूरे शरीर में जाता है। तो दाहिनी तरफ से अशुद्ध रुधिर आता है और बाईं तरफ से शुद्ध होकर पूरे शरीर में जाता है। ये हमारी हृदय की आंतरिक संरचना थी, मैंने पढ़ा के रखा है। अगर आप पढ़े नहीं होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। चारों कोष्ठ में बटा होता है। जब 4 कोष्ठ बटा होता है तो आप सडनली जानते हैं तब पूर्ण रूप से अलिंद और निलय पूर्ण रूप से विकसित होते हैं और इनके अंदर भी शुद्ध और अशुद्ध रुधिर ट्रेवल करता रहता है, घूमता रहता है। क्लियर? आगे बढ़े। एक छोटा सा टॉपिक है, ये नोट्स में लिख लीजिएगा कि स्टडी ऑफ बर्ड एग, पक्षियों के अंडे के अध्ययन को हम कहते हैं ऊलॉजी। क्या बोलते हैं बाबू? पक्षियों के अंडों के अध्ययन को बोलते हैं ऊलॉजी। डबल ओ है, ऊलॉजी, डबल ओ एल ओ जी वाई, ऊलॉजी कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सभी जो पक्षियां होती हैं वह अंडज होती हैं। अंडज का मतलब ओविपेरस, अंडे देने वाले, अर्थात इनके अंडे का ऊपरी आवरण जो होता है पूर्ण रूप से हार्डेस्ट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण से ढका होता है। उसमें यॉक जो होता है बहुत अधिक मात्रा में होता है और वहीं से बेबी का फॉर्मेशन होता है। एक मतलब चिड़िए के बच्चे का निर्माण होता है। एक का फॉर्मेशन करती हैं केवल एक ही ऐसी पक्षी है कोयल, जो घोंसले का निर्माण न करके दूसरी के घोंसले में, कौवे के घोंसले में अंडा दे देती है और कौवा बेचारा आराम से इसको पालता पोसता है और जब उसको ओरिजिनेट कर देता है, वह अंडे से बाहर आ जाती है तो थोड़ी जब अच्छी उड़ने लायक हो जाती है तो आराम से वो उड़ के स्वतंत्र हो जाती है। अर्थात केवल कोयल इतनी चालाक आदमी पक्षी है। एक के बारे में क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं। अंडज होते हैं, सभी अंडज होते हैं और अंडे देने वाले क्या करते हैं? अंडे देते हैं और उन्हीं से नए पक्षी का निर्माण होता है, मतलब बेबी पक्षी का ओरिजिनेशन होता है। एक ऐसा जीव है, इसको मस्ट इंपॉर्टेंट करके रखिएगा, एक ऐसा जीव है जिसे हम पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी कहते हैं। अर्थात ऐसा जीव जिन्हें हम पक्षियों और रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जीवों के बीच की कड़ी कहते हैं, वह आर्कियोप्टेरिस। इसको बहुत अच्छे से याद करके रखेगा, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्थात कनेक्टिव लिंक ऑफ बर्ड एंड रेप्टाइल्स इज कॉल्ड आर्कियोप्टेरिस। आर्कियोप्टेरिस को हम बर्ड्स और रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जीवों के बीच की कड़ी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एकमात्र ऐसा पक्षी था जो जुरासिक पीरियड में था, जिस समय रेप्टाइल्स का पूरा राज था, जिसमें बहुत बड़े बड़े डायनासोर्स प्रेजेंट थे। उस समय ये आर्कियोप्टेरिस थे। समक्ष जितनी पक्षियां होती हैं उनके चोंच होता है और चोंच में दांत नहीं होते, लेकिन आर्कियोप्टेरिस के जो चोंच थे उसमें बड़े बड़े दांत थे। एक जीवाश्म दर्शाया गया था, जो खोजा गया था, वो आपके सामने प्रस्तुत है, देख लीजिए। ये था जीवाश्म जो सैकड़ों वर्षों के बाद किसी पत्थर के नीचे दबा हुआ मिला। अर्थात ये क्या है? आर्कियोप्टेरिस, जो किसके किसके बीच की कड़ी है? बर्ड एंड रेप्टाइल्स के बीच की कड़ी है। एक दूसरा नोट्स ये है कि डॉक्टर सलीम अली, जो एक भारतीय वैज्ञानिक हैं, इन्हें हम बर्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। किसे कहते हैं? डॉक्टर सलीम अली हैं, जो इंडिया के एक फेमस साइंटिस्ट हैं। इन्होंने बर्ड के ऊपर बहुत सारा अध्ययन किया, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं डॉक्टर सलीम अली इज कॉल्ड बर्डमैन ऑफ इंडिया। इतनी चीजें हैं जो बर्ड के बारे में आपको जानना बहुत ही कंपलसरी है। ये इसका हैंड लिम्ब है, ये फॉर लिम्ब है, ये विक चोंच है, आईज है, हेड रीजन है, विंग्स और टेल्स, इसके बारे में आप सब जानते हैं। आई होप कि इतनी चीजें बहुत अच्छे से क्लीन एंड क्लियर हुई होगी। ध्यान रखिए, बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य को एकदम ध्यान में रखिए, टारगेट सेट करिए और दागते रहिए उस पर और जल्दी से उस गोल को प्राप्त करिए। आपकी लाइफ के लिए, आपकी स्माइल के लिए आपको पहले से बेस्ट ऑफ लक। खूब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।